अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 11 हीट के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर पिछले चैप्टर से भी ज़्यादा लेंदी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज़, लाजमी एंड तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो आप इनके अंदर से अपने लिए डेफिनेशन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हैं। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ डेफिनेशंस आपको बता दूंगा साथ साथ। तो अगर किसी डेफिनेशन के बारे में आपको नहीं पता चले तो आप उस पैराग्राफ को ज़रूर रीड करें पूरा, तो इंशाल्लाह आपको खुद ही एक अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। व्यूअर्स, चैप्टर 11 हीट के अंदर जो सबसे पहला मेन टॉपिक है वो है टेम्परेचर। कि दरअसल टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखनी होगी कि टेम्परेचर है क्या और टेम्परेचर किस लिए के मतलब टेम्परेचर क्या है दरअसल। तो आपको ये तभी पता चलेगा जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसके मोटा मोटा ब्रीफ दे दूं कि ये दरअसल टेम्परेचर जो है वो है क्या। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। Temperature shows the direction of flow of heat. Temperature shows whether the two bodies are in thermal equilibrium or not. The unit of temperature is Celsius, Fahrenheit or Kelvin. It is measured by thermometer. तो आप ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ के थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या और इसके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, इसके अंदर क्या लिखा है और इसकी क्या डेफिनेशन बनती है। There are many physical quantities that change with the change of temperature. The change of the physical quantity with the change of temperature can be used to measure temperature. ठीक, for this purpose the thermometer is accordingly calibrated. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये आपकी सिंपल एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई, तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी आगे आप इसको पढ़ सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो दो पैराग्राफ हैं 3 ये। अब बढ़ते हैं आगे, जनरल फीचर्स ऑफ अ थर्मामीटर। इसके अंदर आप अगर ये टेबल जो है इसको एक मरतबा देख लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर ये पेपर में आपसे पूछा जाए तो। फिर आए लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये इसके बारे में कुछ यहाँ पर गिवन है। आपने करना ये है सिंपल, इसके अंदर से कुछ इस हेडिंग को लिखना है अगर आपसे ये पूछा जाए, और आपने इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स लेने हैं अपने जो आपको आसान लगे, या फिर उन पॉइंट्स की भी सब हेड इस मेन हेडिंग की भी सब हेडिंग बनाकर वो पॉइंट्स लिख लें, या फिर आप सिंपल एक हेडिंग में लिख लें। दरअसल ये भी होता है कि मरकरी के बारे में भी पूछा जाता है कि मरकरी है क्या, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से और सब्जेक्टिव के हवाले से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाए अल्कोहल के बारे में। ये अल्कोहल भी ये यहाँ पर थर्मामीटर के अंदर यूज़ होता है, अल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर, और इन दोनों के बारे में यहाँ पर गिवन है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने यहाँ से सिंपल एक डेफिनेशन निकालनी है इसकी, और फिर इसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, इसके फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसके वेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखकर सब हेडिंग डालकर उसके अंदर छोटे मोटे 1-2 लाइन्स के आपने पॉइंट बनाकर इसको लिखना है। तो इससे ये होगा कि आपका ये क्वेश्चन एक मरतबा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एक बार लिख कर आप प्रैक्टिस भी कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस हवाले से मार्क्स गेन करने में। अब बढ़ें इस तरफ कि मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर्स के बारे में। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी गिवन है इसके बारे में कि किस तरह बनता है, और इसके अंदर सेल्सियस थर्मामीटर होता है, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर सेल्सियस स्केल होता है, और केल्विन स्केल का भी एक होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर भी एक होता है। तो इसके अंदर थर्मामीटर की टाइप दी हुई है कि फ़ारेनहाइट स्केल का भी थर्मामीटर, टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है टेम्परेचर के लिए, उसके बारे में बताया है इसके अंदर। और ये तीनों यहाँ पर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये तीनों यहाँ पर आपके पास दिखाए गए हैं चार्ट के अंदर, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और ये अगर आप बना लें
क्लिनिकल थर्मामीटर की डायग्राम, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें तो ये भी आपके लिए एक अच्छा चीज़ साबित हो सकती है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें से 3 से 4 पॉइंट्स निकाल लीजिए और आपके लिए ये भी आसान ज़रिया बन जाएगा आपके मार्क्स के लिए। इसके अंदर से आप पहले मेन हेडिंग डालिए, फिर कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालिए, इसको एक मरतबा पढ़ लीजिए, इसको अगर इसमें से जो आपको पॉइंट्स लगे उनको मार्क कीजिए और उस कंस्ट्रक्शन में लिखिए। फिर आप करें ये हेडिंग ये वाली डाल कर सब हेडिंग इसके ये पढ़े हैं और इसके अंदर से मोटे मोटे जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं जो आसानी से 5 से 6 या फिर 4 से 5 जो आपको आसान लगे वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और इस तरह ये होगा, अगर आप ये सब लिख लेंगे, अगर आपके पास मेन ये क्वेश्चन आए मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर्स के बारे में बताइए, तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ चीज़ होगी लिखने के लिए, तो आप ये सब उसके अंदर शॉर्टली बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने इस क्वेश्चन को कवर अप करने में। और इस अगर ये आपके पास आ जाए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़े थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन की यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है। ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल बॉडीज वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। सिंपल यहाँ पर है ये कि जो और जितने भी मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो एक्सपेंड करती हैं हीटिंग पर। तो ये जो एक्सपेंडिंग की जो इनकी प्रॉपर्टी है और ये जो प्रोसीजर है, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। फिर यहाँ पर कुछ गिवन है सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन कैसी होती है, आप ये भी लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फिर आ जाएं यहाँ पर लिक्विड के बारे में, लिक्विड के अंदर किस तरह से होती है एक्सपेंशन। यहाँ पर लिक्विड के एक्सपेंशन के अंदर 2 टाइप्स भी गिवन है यहाँ पर, रियल एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन लिक्विड्स की हेडिंग डालकर इसके बारे में लिख देंगे, जो लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन होती है उसको हम एक्सपेंशन लिक्विड कह सकते हैं। इसकी कुछ मेन चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आप इन दोनों की सब हेडिंग डालकर ये भी आप मज़ीद लिख सकते हैं, तो आपका ये भी एक क्वेश्चन प्रॉपरली बन सकता है। फिर आ जाए यहाँ पर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स कि ये क्या है, दरअसल इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ये क्वेश्चन भी एक मरतबा पूछा गया है आपसे। One dimensional thermal expansion that is expansion along the length of a long solid body on heating is called linear thermal expansion। सिर्फ लेंथ के अंदर हीट से एक लॉन्ग सॉलिड बॉडी की चेंज आए, उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सिंपल है, आप इसकी डेफिनेशन लिख दें, इसके बारे में मज़ीद आप लिख दें अगर आप चाहें तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जिस तरह उसकी हेडिंग के अंदर यहाँ पर गिवन था कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो इसी तरह यहाँ पर भी गिवन है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वॉल्यूम के अंदर चेंज आए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है क्या। 3-dimensional expansion, that is simultaneous expansion along 3 directions along length, breadth and thickness or height causing an expansion in volume on heating is called volume expansion। सिंपल, आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स एक और चीज़ आती है यहाँ पर, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है आपकी डेरिवेशन के लिए। यहाँ पर आप देखें, एक यहाँ पर डेरिवेशन भी गिवन है और वो स्टूडेंट्स पूछी जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किधर है ये स्टूडेंट्स, पीछे है यहाँ पर। यही वो डेरिवेशन है जो पूछी जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप ये भी कर लें b = 3 अल्फ़ा वाली तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं समझ आती तो मैं आपको समझा सकता हूँ, आप चाहें तो मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये भी वही उसी तरह से है जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर चीज़ देखी थी। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बायोमेटालिक स्ट्रिप एंड इट्स एप्लीकेशंस, देखें इसको पहले पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। We have seen previously that the thermal expansion of liquids and gases is used to measure temperature by calibrating thermometers. In this section, we will discuss briefly the applications of the thermal expansion of solid. In all these applications, a bimetallic strip is used. A bimetallized strip is described below. अब ये bimetallic strip है क्या? इन सब expansions के अंदर वो कह रहा है कि bimetallic strip जो है ये यूज़ हुई है। अब देखते हैं कि ये दरअसल bimetallic strip है क्या और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस, ये किन किन एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, किन किन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं। टेक 2 strips of dissimilar metals and weld them together. The strips in this form are said to form a bimetallic strip.
अब देखें ये कह रहा है कि दो शिप लें डिफरेंट मेटल्स की और उनको साथ में ज्वाइंट कर दें, जैसे आयरन ब्रास इसको आपने साथ ज्वाइंट कर दिया। When such a strip is heated, bending takes place because one strip expands more than the other. For example, brass expands more than the iron, so they can form a bimetallic strip as shown below. तो सिंपल इसको हीट किया हमने तो एक ज़्यादा एक्सपेंड होगी, जैसे ब्रास एक्सपेंड हुई तो वो बेंड हो जाएगा, आयरन नहीं एक्सपेंड हुआ, ब्रास एक्सपेंड हुआ तो वो स्लाइटली ये कर्व हो जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, तो ये हीटिंग पर मुड़ेगा। तो इस जो मुड़ता है, जो शिप मुड़ती है और दो मेटल से मिलकर जो शिप बनी ये मुड़ती है, इसको आप कहते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप। स्टूडेंट्स मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस आप पढ़ सकते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसका थर्मामीटर भी बनता है, थर्मोस्टेट भी बनता है, फायर अलार्म भी बनता है, और इसके आप मेथड भी पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की हेडिंग बनाकर आप ये पढ़कर अपनी तरफ से लिख सकते हैं, और इसकी डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी मार्क्स स्कीम करने में इस हवाले से। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं कि दरअसल एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है क्या। और ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स ये भी छोड़ देते हैं, ये नहीं करते, उनको ये समझ में नहीं आती कि एनोमोलस जो एक्सपेंशन ऑफ वाटर है ये दरअसल है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि थोड़ा सा मेन जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता सकता हूं और अभी बता रहा हूं, और आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, फिर इसके यहाँ पर एग्जांपल्स भी कुछ लिखी हैं इसके अंदर, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस, अगर आपके पास क्वेश्चन आए एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का तो उसको डिफ़ाइन करने में। आप अगर चाहें तो ये चार्ट भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि दरअसल एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है क्या। ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट लीनियरली बाय हीटिंग एंड कूलिंग, बट वाटर डज नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इन दिस मैनर। जितने भी लिक्विड्स हैं वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लीनियरली बाय हीटिंग, सिंपल तरीके से हीट करने से, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वाटर है इसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ऑन फर्दर हीटिंग फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड्स, वाटर लाइक एनी अदर लिक्विड एक्सपेंड्स। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो आप जो मैंने आपको बताया आप सिंपल ये लिख सकते हैं अपनी डेफिनेशन के अंदर, तो आपके काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस, अगर ये आए आपके पास इसको इसके अंदर मार्क्स गेन करने में। फिर जानते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है ये गिवन है और चार्ल्स लॉ जो है ये गिवन है। इन दोनों ने, जैक्विस चार्ल्स जो है इन्होंने और जो बॉयल हैं इन्होंने हमें बताया था कि दरअसल ये है क्या। इसके अंदर रॉबर्ट बॉयल जो है इन्होंने बताया था कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस दरअसल क्या प्रोसीजर है और ये किस तरह होता है, इसके बारे में इन दोनों ने अपने अपने लॉ दिए थे। अब जानते हैं कि ये लॉ हैं क्या और इनके अंदर हमें क्या बताया गया है कि दरअसल बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो है वो है क्या। फिर हम आगे जानेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, फिर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर मज़ीद जानने की। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो के एंड तक देखिए। और अब जानते हैं कि ये बॉयल्स लॉ है क्या। व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो है क्या। आप लिख लीजिए, मैं आपको बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट बताता हूँ। The volume of a given mass of gas in a closed system is inversely proportional to its pressure if temperature is kept constant. सिंपल ये इसकी डेरिवेशन हो गई। आप चाहें तो ये कुछ स्टेप्स भी लिख सकते हैं और इसकी जो अगर ये आपके पास आ जाए डेफिनेशन के अंदर बॉयल्स लॉ के, तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चलते हैं चार्ल्स लॉ पर, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, ये भी आपने लाजमी लिखना है। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट लिख लीजिए, द वॉल्यूम of a given mass of gas in a closed system is directly proportional to the absolute temperature if pressure is kept constant। ठीक, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो आपने ये दोनों लिख लेना है और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो इस हवाले से
क्लियर हो जाए और आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल क्रिएट ना हो। अब आ जाए जनरल गैस इक्वेशन पर, तो ये एक डेरिवेशन के अंदर पूछी जाती है, पी वी इज इक्वल टू nRT। तो आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और इसको ओन वर्डिंग में कर आपने ये जो स्टेप्स यहाँ पर गिवन है ये स्टेप्स आपने इसके एज इट इज़ लिख लेने हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ये आपके पास डेरिवेशन पे पूछा गया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आ जाए हीट कैपेसिटी पर, ये भी पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आप हीट कैपेसिटी की यहाँ से बना सकते हैं। फिर इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, ये भी आप कर लें तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर आते हैं, ये इससे मिलता जुलता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इसके बारे में कि दरअसल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of unit mass of the substance by 1 K और 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में मेन चीज़ जो मैंने आपको बता दी। आप चाहें तो ये इसके साथ लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, और इसके बारे में थोड़ा इसको पढ़कर इसके बारे में कुछ लाइंस लिख लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स गेन करने में। फिर आ जाए लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पर, तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि दरअसल ये है क्या। ये दरअसल ये है कि when two bodies, one hot and other cold, are placed in contact with each other, then the temperature of hot body is decreased and that of the cold body is increased till their temperatures become equal. That means heat is lost by the hot body and gained by the cold body. If no heat is lost in any other way, then the law of heat exchange is as follows. ये जो है ये आपके पास फिर ये लॉ क्रिएट होगा अगर ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट जो बताई है आप ये लिख लें, उसके बाद आप ये स्टेप्स लिख लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी पेपर के अंदर अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके हवाले से मार्क्स गेन करने में। ये कुछ यहाँ पर चार्ट टाइप गिवन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, आप ये भी कर लें एक मरतबा, इसमें मेन आप देख लें जो पेपर में पूछे जाते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका यहाँ पर ये आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के हवाले से दे सकते हैं, इसको एक मरतबा पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक ब्लैंक भी इसकी बन सकती है और ये डायग्राम बना लें आप। इसकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग 4 से 5 लाइनें कंस्ट्रक्शन में लिखें और वर्किंग के अंदर 3 से 4 लाइनें लिखें तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़ें आगे, हम कुछ आगे चीज़ें देखते हैं जी। लेटेंट हीट क्या है और इसके बारे में जानते हैं। ये भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये नहीं करते, तो मैं आपको बताता हूँ कि लेटेंट हीट है क्या। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। कुछ आता है कि लॉ ऑफ फ्यूजन क्या है, तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में भी बताया गया है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं अगर आपके पास लॉ ऑफ फ्यूजन का क्वेश्चन आए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो आपने ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और जब आप पूरा लिखेंगे तभी ये आपका सही क्वेश्चन बनेगा। आप चाहें तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़कर इसमें से कुछ लाइंस निकालकर इसके साथ डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसके अंदर भी आप ये पढ़ लें और इसके अंदर शॉर्ट डेफिनेशन बना दें और इसकी फिर एक्सप्लेनेशन लिख दें, तो ये आपका भी क्वेश्चन इसी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाएं कुछ मेन चीज़ों की तरफ, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की तरफ, और इनके अंदर मेन चीज़ आपको मैं पहले बता दूं कि आपने ये जो डायग्राम्स यहाँ पर गिवन हैं इनको आपने लाजमी बनाना है। इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर की तरफ कि वो देखेगा कि बच्चे को आता है, बच्चे ने अच्छी डायग्राम भी ड्रॉ की है तो उसको साथ समझ में आती है। और ये कुछ चीज़ें आगे भी हैं डायग्राम्स के साथ, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसके बारे में बात कर लें कि दरअसल कंडक्शन जो है ये है क्या, और स्टूडेंट्स ये भी छोड़ देते हैं। मैं आपको इसकी शॉर्टली बता दूं कि ये दरअसल कंडक्शन है क्या, फिर आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। इन दिस मोड हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटम टू एटम और मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल विदाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मास फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। सिंस पॉइंट्स आर connected with a conductor, this mode is known as conduction.
अ मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द मूड। ये होगा आपके पास कन्वेक्शन के लिए आप लिख सकते हैं। फिर कन्वेक्शन पर मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल कन्वेक्शन क्या है। इन दिस मोड हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस by means of the movement of atoms or molecules. This process takes place in liquids and gases. A medium is necessary for this mode. ठीक, तो आप ये भी लिख सकते हैं कन्वेक्शन की डेफिनेशन के अंदर। इसके बारे में आप मज़ीद भी यहाँ से पॉइंट्स ले सकते हैं और इसके बारे में ये एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन आपका क्रिएट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कि आपने इसको भी एक नज़र देख लेना है ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी, और सब्जेक्टिव के हवाले से आपने करना ये है इसकी एक डेफिनेशन 3-4 लाइनों की क्रिएट करनी है। इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, कुछ आपने खुद ढूंढने हैं और इसके साथ ये स्टेप्स भी लिखने हैं और इसकी डायग्राम लिखकर इनमें से भी 1-2 पॉइंट लेकर आपने इसकी बेहतरीन सी एक डेफिनेशन, एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेना है। मैं आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, लिख लीजिए। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस is a measure of its ability to conduct heat energy through it। तो ये आप लिख सकते हैं इसके पॉइंट्स के अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के हवाले से, और ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप एक नज़र अगर आप इसको देख लें, इनमें से 1-2 कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर ये पेपर्स में आ जाएं तो आप इसमें भी मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। फिर कुछ डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, कुछ ये एप्लीकेशंस यहाँ पर गिवन है, ये पूछी जा सकती हैं अलहदा तौर पर वेंटिलेशन के बारे में, और ये ट्रेड विंग्स जो हैं, लैंड एंड सी ब्रीजेस, इनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो आप इनको भी एक मरतबा रीड कर लें और इनको इनके अंदर से ऑब्जेक्टिव ही मार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, और इनकी डेफिनेशन शॉर्ट पूछी जा सकती है। अब बढ़ते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और ये तो आपको करना ही करना है, और ये है थर्मोस फ्लास्क के बारे में। आपने अब करना ये है स्टूडेंट्स, आपने इसकी सबसे पहले डायग्राम देखनी है, एक नज़र डायग्राम को कर लें। फिर उसके बाद आपने लिखना इसके बारे में है, पहले कंस्ट्रक्शन इसकी लिखनी है कि ये किन चीज़ों से बना है, और इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिफ़ाइन कर देना है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और क्या क्या चीज़ इसमें लगी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। फिर आपने इसकी वर्किंग की तरफ थोड़ी नज़र डालनी है और इसकी वर्किंग की हेडिंग डालकर वर्किंग ऑफ थर्मोस फ्लास्क की, फिर इसके बारे में इसकी वर्किंग जो है वो लिखनी है। आप इसको एक मरतबा रीड कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, और ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी कभी कभार पूछा जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसको ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आसानी से आप समझ भी सकते हैं जब आप इसको रीड करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये पूछा जाता है। फिर बड़े आखिर चीज़ जो समरी है, जो मैंने आपको जितनी भी अभी चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सब इसके अंदर यहाँ पर इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस यहाँ पर गिवन हैं। तो इनको अगर आप देख लें एक नज़र और इसके अंदर एडिशन करना चाहें तो आप इसके अंदर एडिशन करके ये भी देख सकते हैं। इसके साथ कोई एग्जांपल जोड़ दें तब आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा और आपका एक बेहतरीन सा एक आंसर क्रिएट हो सकता है। फिर ये फिरिंदा ब्लैंक्स MCQs जो होते हैं, इनको आपने एक मरतबा लाजमी देखना है, और अगर आप इनको भी देख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चैप्टर 11 की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।